आज हम क्या करेंगे? अब ले कल्पना। तो पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, क्वाथिनाम पुनः पाकात क्वथिते सा रस क्रिया स अवलेहश्च लेह स्यात् तन्मात्रा स्यात् फलोन्मिता। ठीक। तो पहले तो अवलेह, लेह क्या होता है? पहले तो अगर लिखने में आएगा तो पहले हम लिखेंगे अवलेह। तो ऐसा जो पदार्थ होता है जिसको हम जो वो चाट कर खाते हैं, जैसे च्यवनप्राश हो गया। पहले अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? लेह वो होता है ऐसा पदार्थ जिसे चाट कर खाया जाए। ओके। और क्वथिनम पुनः पकात, मतलब कि जो औषध द्रव्य होते हैं उनका जो क्वाथ होता है, या तो क्वाथ हो या तो स्वरस हो, उनको जो है वो पकाना। जब उनको तब तक पकाना जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए, चाटने योग्य ना बन जाए, उसको हम कहते हैं अवलेह। जब जो क्वाथ और स्वरस बन गया है, सॉरी, उनको फिर से क्या करना? उबालना। और तब तक उसको हम पकाते रहेंगे जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए और या चाटने योग्य ना हो जाए, उसको हम अवलेह कहते हैं। ओके। उसके बाद है अवलेह के पर्याय। तो क्या क्या है? अवलेह, लेह और रसक्रिया। ठीक। अब आगे दी है इसकी मात्रा। तो देखो पहले डेफिनेशन लिख देंगे, इम्पोर्टेंट है। ये तो मैंने समझा दी कि क्वाथ को बार बार जो है वो पकाना। तो इतना श्लोक की कोटेशन सारा ना हो, याद हो तो इतनी कोटेशन याद कर लेना। ऐसे क्वाथिनम पुनः पकात कथ्यते, फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आएगा। तो इधर फिल इन द ब्लैंक दिया होगा तो उसमें क्या आएगा? रसक्रिया। ओके। और जो को श्लोक है ना, श्लोक की फॉर्म में ही याद रखना है। माना कि इसका पर्याय रसक्रिया है, बट वो ऑप्शन में लेह, अब लेह और ऑल ऑफ द अबव भी देंगे, बट जो श्लोक की टर्म है ना वो ही मानी जाती है। तो ये वैसे तो आना, लेह अवलेह मतलब सारा ही आना चाहिए, बट ऐसे क्वेश्चन एक आ चुका है और दो जगह पे आ चुका है। कईयों ने रसक्रिया लिया है, कहीं एक में एक जगह तो लेह भी लिया है। बट अगर पहली प्रायोरिटी लगानी है तो रसक्रिया ही लगाना, क्योंकि श्लोक में पहले रसक्रिया का वर्णन आया है। ओके। उसके बाद है दलहन ने। अभी इन्होंने बताए हैं कि जो फाणित, रसक्रिया और अवलेह क्या होता है। तो ये सारे ही अवलेह के टाइप्स हैं। ठीक है। तो फाणित क्या होता है? जो पतला होता है, मतलब जो पतला रह जाता है, अवलेह की फॉर्म में जो पतला रह जाता है। रसक्रिया जो थोड़ा गाढ़ा होता है। और जो अवलेह होता है वो घन स्वरूप का जो बन जाता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन होगी, इसके पर्याय हो गए। हाँ, इसकी मात्रा देखो, लिखा है ना इधर पलोन मिता। अवलेह की मात्रा क्या होती है? एक पल। अवलेह की मात्रा कितनी है? एक पल। और ये जो इधर लिखी है ना मध्यम मात्रा, मध्यम मात्रा ना मान के इसको एक कर्ष किसने मानी है? जो यादव जी त्रिकम जी आचार्य हैं, उन्होंने अवलेह की मात्रा कितनी मानी है? एक कर्ष। मध्यम ना याद रखना, ये याद रखना कि एक पल जो ये षाढ़ंगर जी की आ गई, और एक कर्ष क्या है? यादव जी त्रिकम जी की। ओके। डॉक्टर उदय यादव माइक ऑन करेंगे। यस मैम। एक पल, यस मैम। एक पल कितने तोला के बराबर होता है? एक पल मैम 4 तोला। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये आ गया, ये तो लिखना ही लिखना है। और एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। एक रसक्रिया फिलिंदा ब्लैंक वाला, इसकी ये आ जाएगी मात्रा। और ये, अब देखो, ये
फाणित है, फाणित एक मध्य का प्रकार भी है। ठीक है। क्वेश्चन एक फाणित हम आगे चल के किसमें पढ़ेंगे, मध्य में। तो क्वेश्चन आएगा कि फाणित किसका भेद है, फाणित किसका पर्याय है। तो क्या आएगा, फाणित जो है वो मध्य का भेद है और जो अवलेय है उसका पर्याय है। क्वेश्चन ऐसे लगेगा, आंसर ऐसे लगेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, फाणित किसका भेद है, फाणित किसका पर्याय है। या तो क्वेश्चन आएगा फाणित किस किसके अंडर आता है। अगर तो अंडर दिया हुआ तो मध्य और अवलेय हम बोथ लगाएंगे। अगर तो इसका पर्याय पूछा फिर फाणित किस में, अवलेय में आएगा, और मध्य का प्रकार है एक फाणित। ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा, उसका मध्य का भेद, इसका पर्याय। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, स्नेह सॉरी, अवलेय सिद्धि के लक्षण। ये तो मतलब याद करना ही करना है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये अवलेय कल्पना के स्नेह सिद्धि हैं। ठीक है। यही आगे चल के हम स्नेह सिद्धि के भी पढ़ेंगे। तो इनको जो है वो याद रखना है। पहला है सुपक्वम, ठीक, अच्छे से पक गया हो। उसके बाद तंतु मन तत्व, मतलब तार बंधने लगी हो। ठीक है, ये समझ में आता है। अब स्थिरत्वम, स्थिरत्व मतलब जो एक जगह जो वो स्थिर रहे, मतलब हमने एक गिलास लिया उसमें पानी डाला है। अब जो अवलेय हमारा बन गया, मानो च्यवनप्राश ले लिया, उसको पानी में डालेंगे तो वो फैलना नहीं चाहिए, वो एक जगह क्या है, स्थिर, मतलब एक जगह ही रहना चाहिए। उसके बाद अंगुलिया पीड़िता मुद्रा, मतलब दबाने पर अंगुली के निशान पड़ जाएं। ठीक, समझ में आता है ये। उसके बाद गंध वर्ण रसो उद्भव का होना। इसका मतलब ये है कि हम जिस द्रव्य का अवलेय बना रहे हैं उस, जैसे मान लो किसी भी द्रव्य का हम अवलेह बना रहे हैं, गंध वर्ण रस उद्भव मतलब है कि जिस द्रव्य का हम अवलेह बना रहे हैं उस द्रव्य के जो गंध और वर्ण है ना, जो हम अवलेह बना रहे हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे च्यवनप्राश में आंवला क्वांटिटी में सबसे ज्यादा पड़ता है तो वो मेन द्रव्य हो गया, तो मतलब उसके जो गंध वर्ण जो रस है वो उसके अंदर आ जाता है, उस अवलेह के अंदर। इसका मतलब है गंध वर्ण रस उद्भव। आवाज मेरी ठीक आ रही है क्या? मुझे एक्चुअली ना मेरा गला खराब है, तो एक बार बता दो। नहीं मैम ठीक है, वॉइस ठीक है मैम। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये डेफिनेशन देखो, लेहस्य तंतु अपस्तु मंजनम शरणम न च अंगुलिया पीड़िते मुद्रा गंध वर्ण, इसका मतलब वही है। ठीक, ये समझा दिया। इसका मतलब भी वही है। ये श्लोक किसने बताया, यादव जी त्रिकम जी ने। अब बताएं आगे, अवलेह को हम किस किस के साथ ले सकते हैं, उसके अनुपान बताए हैं। तो दूध के साथ भी ले सकते हैं, इक्षु रस के साथ भी ले सकते हैं, ये तो रीड कर लेना, इतना कुछ खास नहीं है। वासा क्वाथ पंचमूल कषाय अब नेक्स्ट है रसांजन है नेक्स्ट, तो एक कवर हो जाता है। इसके ऊपर ना, अब दिखे, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा है। इसके ऊपर ना रसांजन लिखा हुआ है। रसांजन की पहले बताइए कि जो दारवी क्वाथ अजाक्षीरम, तो ये रसांजन क्या होता है, जो दारू दारू हरिद्रली हल्दी होती है ना, दारू हरिद्रा, उससे बनता है ये। ठीक है, उसके एक्सट्रैक्ट जो होता है ना दारू हल्दी का, उस एक्सट्रैक्ट से रसांजन बनता है। इधर यार शो नहीं होगा, इसको ना लिख लेना, रसांजन है ऊपर, क्योंकि मैं स्लाइड आगे पीछे कर रही हूँ, ये बैठ नहीं रही अच्छे से। एक मिनट छोटा करके देखूं नहीं हो रहा, देख लेना। रसांजन है दारवी क्वाथ अजाकशीरम, तो इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो दारू हरिद्रा का जो एक्सट्रैक्ट है उससे रसांजन बनता है, और इसमें किस, इसको बनाने में किस क्षीर का यूज होता है। तो क्वेश्चन आएगा अजाक्षीर, अ, महिष क्षीर, उष्ट्र क्षीर। तो जो बकरी का दूध होता है उस रसांजन बनाने में उसका प्रयोग करते हैं हम ठीक।
पहले अबलेह लिख देंगे, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद जो भी इसके पर्याय बताए हैं स्नेह सिद्धि के लक्षण। अब एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक। तो पहला है कंटकारी अबलेह, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्दिग्धकादि लेह। इसका ही पर्याय, ये निर्दिग्ध जो है वो द्रव्य गुण में पढ़ते हैं, कंटकारी का ही क्या होता है, पर्याय। तो ये किस में देते हैं, हिक्का श्वास कास में। देखो रोग अधिकार अभी ये लर्न कर लोगे ना तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुष्मांड अबले, कुष्मांड अबले किस में देते हैं, रक्तपित्त क्षय और शोष। ठीक। रक्तपित्त क्षय और शोष। भाप प्रकाश ने किस में दिया है, प्रदर में। क्वेश्चन इससे, क्वेश्चन जो अलग से दिया होता है ना, क्वेश्चन वहां से बनते हैं। देखो नॉर्मल तो कुष्मांड अवले आ जाएगा, पता ही है हम कुष्मांड इसमें देंगे। बट जो भाप प्रकाश जी हैं उन्होंने कुष्मांड किस में दिया है, प्रदर में। ठीक। रक्तपित्त क्षय और शोष में कुष्मांड है, और भाप प्रकाश जी ने प्रदर में दिया है। उसके बाद है सूरण अबले, ये किस में देते हैं हम, अर्श। जो देखो उस जो सूरण कंद है ना, वो भाप्रकाश ने भी जो अर्श में जो है वो सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है वो सूरण को ही बताया है, तो अर्श में हो जाएगा। मूड बात और मंदग्नि। अभी के लिए इनके ना एक बार रीड कर लेना, जहाँ इंपॉर्टेंट है ना वो बता दूंगी, वो याद रख लेना। एक तो सूरण जो है वो ये अर्श वाला याद होना चाहिए कि अर्श में। ठीक है। उसके बाद अगस्त्य हरित की अवलेह, ये तो याद करना ही करना है। इसमें एमडी 2023 में भी क्वेश्चन आया था कि अगस्त्य हरित की अवलेह में कितनी हर्ड़ पड़ी है, तो वहां था 10, 100, 1000, 1100। तो 100 हर्ड़ पड़ी है। मैंने काइज की समय भी कराया, ओ सॉरी तुम्हें नहीं। चलो। अ, अगस्त्य हरित की अवलेह कितने हरित की पड़ी है, 100 हर्ड़ पड़ी है। ठीक है। ये किस में देते हैं, क्षय का श्वास। इधर से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि पहले तो 100 हरित की पड़ी है, अब कितनी हरित हम जो है वो प्रतिदिन लेते हैं, तो मतलब 2 हरित हमने प्रतिदिन लेनी है। और आगे लिख लेंगे 2 हरित की लेनी है और 2 शुक्ति अवलेह लेना है। 2 हरित लेनी है 2 शुक्ति अवलेह के साथ। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसमें 100 हरित पड़ी हुई है अवलेह में, और जब हम इसको लेंगे तो कैसे लेंगे, 2 हरित लेंगे, किसके साथ, 2 शुक्ति अवलेह के साथ लेंगे। डन। और 2 शुक्ति जो वो एक पल के बराबर होता है, लिख लेना। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, जो मान प्रकरण है ना, कराऊंगी अभी मैं। तो 2 शुक्ति अवलेह और 2 हर्ड़ प्रतिदिन। ठीक। अब इसके साथ एक और लिख लो साइड में, दंती हरित की आता है, एक दंती हरित की, दंती हरित की। उसमें क्या करते हैं हम, एक हर्ड़ लेते हैं और एक पल अवलेह। अब एक पल अवलेह मतलब 2 शुक्ति जो ऊपर पढ़ा हमने, पर एक हरित की एक पल, ऐसे याद रखना। ऊपर था 2 हरित की 2 शुक्ति, बेशक 2 शुक्ति एक पल के बराबर होता है, बट याद ऐसे आसानी से हो जाएगा कि 2 2 1 1। तो जो अगस्त्य हरित की है वो 2 हरित की 2 शुक्ति अवलेह के साथ चाटेंगे, और जो दंती हरित की है वो एक हरित की एक पल अवलेह के साथ चाटेंगे। डन। नेक्स्ट है कुटज अवलेह, किसमें है, अर्श में। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कुटजा, कुटजाष्ट का अवलेह, ये सर्वतिसार प्रवाही का अर्श असृग्ध। इनको नजर मार लेना, बट ये तो याद रखनी है। साथ में जो दंती लिखा है वो याद रखना, कि जो वो कंटकारी से नहीं पूछेगा, सीधा निदिग्धिक आदि से पूछेगा, तो ये याद रखना कि किसको कहते हैं, सूरण अर्श में। ओके। अब नेक्स्ट है वासालेह। रोग अधिकार क्या है इसका, राज्य क्षमा। ठीक। और वासा किन किन रोगों में हितकर होती है, जो बृंद माधव और हरित ने बताया है। मैंने पता नहीं तुम्हें बताया है ये, मैंने किस किस में होती है।
बताओ, पता है किसी को? नो मैम, वासा तो जनरली मैम कास श्वास कास के लिए देते हैं। नहीं कराया होगा। फिर एक वो लिख लो कि वृंद माधव और हरित जी ने, जो वो ऐसे कोड रक्षक, मुझे याद आ रहा है मैंने कराया है, तो पता नहीं तुम्हें कराया है कि दूसरे बच्चों को कराया है। लिख लो रक्षक। र से रक्तपित्त, क्ष से क्षय, और क से कास। वेरी हिट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसा रख लेना, जो पृथ्वी पे वास करते हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। वास मतलब रक्षा, वासा रक्षा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने बताया है? दो आचार्यों ने बताया है। सेम श्लोक, थोड़ा सा हलंत का या मतलब विसर्गों का फर्क होगा, बाकी सेम है श्लोक है इनका। तो वासा किस किस में है? रक्षक, रक्तपित, क्षय मतलब राज्य क्षमाई, और काश। ठीक। अब इसके घटक हैं वासा स्वरस, जो वो एक प्रस्थ मात्रा में डला है। मधुघृत एक मनिका, पिपली और गोघृत 8 8 तोला। तो कुछ नहीं, इसमें वो ही याद रखना है जो बताया रक्षक वाला। हाँ, इसका अनुपान इम्पोर्टेंट है। ये किसके साथ लेना है हमने वासावले? तो गरम गोदुग्ध के साथ लेना है। ऐड कर लेना, गरम गोदुग्ध के साथ लेना है। उसके बाद है व्याघ्री हरित की रोगाधिकार कास। देखो अब इधर लिखा है इसके, अब क्वेश्चन ऐसे भी आने लगे हैं अब, मतलब एग्जाम का पैटर्न तो ऐसा हो गया कि जो तो इम्पोर्टेंट है उसको तो छोड़ ही देते हैं डालना, जो सच बात है। क्योंकि हम वो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसी में ही लगे रहते हैं, और जो हम सोचते हैं ये नहीं आएगा वो क्वेश्चन वहीं से उठा के डाल देते हैं। ये तो पता नहीं एग्जामिनर को क्या हो जाता है, उसको जो दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है वो डाल दो, पर नहीं, जो इधर उधर की चीजें हैं उन पे ज्यादा इंटरेस्टेड है वो। तो जो वो पढ़ना सब कुछ है। ये तो बाद में यही होता है कि यार ये इम्पोर्टेंट था, यहाँ से कुछ नहीं आया, और जो छोड़ दिया वहां से आ गया। देखो अब इधर उपदेष्टा भृंगु लिखा है। इस बार एमडी 2024 में क्वेश्चन आया था आरोग्य वर्धनी वटी पे। तो 4 ऑप्शन दी थी कि कौन सा गलत है। पता नहीं अब आरोग्य वर्धनी था, कुछ तो था। उसमें था कि राजकौल प्रमाण की होती है आरोग्य वर्धनी वटी। त्रिकटु त्रि फला जो है वो सम मात्रा में होता है। और ये अब देखो व्याघ्री हरितकी के भी उपदेष्टा कौन है? भृगु। तो क्वेश्चन देखो इधर से कौन पढ़ेगा इसको? पर उन्होंने जो है वो किसी और आरोग्य वर्धन ही था उससे रिलेटेड डाल दिया था, क्या पता कल कोई जो है वो व्याघ्री हरितकी का डाल दे। तो शुरू से ही जो है वो ऐसे डीप होके पढ़ना कि लास्ट में बस पेज पलटने की ही जरूरत पड़े। ओके। इसकी मात्रा है एक एक हरित की प्रातिशाएं, कुछ खास नहीं। अब व्याघ्री हरित की, आगे इसमें कुछ खास है नहीं। देख लेना कंटकारी जो है वो 1 तुला डला है। 1 तुला मतलब 5 kg। हरित की इसमें 100 नग डली हुई है। के बाद है चित्रक हरित की। चित्रक हरित की नासा रोग और पीनस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने वो लर्न कराया था ना शलाक्य, सॉरी सॉरी सॉरी, ये शलाक्य पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वहां पे नासा रोग में ये पूछा जाता है, और इसका रोगाधिकार तो पूछा ही जाएगा। ये चरक का हम जब रसायन चिकित्सा करते हैं ना, उसमें भी क्वेश्चन बनता है। तो चित्रक हरितकी का रोगाधिकार है नासा रोग और पीनस, नाक। मेरी डायग्राम इतनी कुछ खास है नहीं। ये है नाक, पता नहीं क्या बन गया नाक का। तो याद रख लेना हमने नाक का चित्र बनाया था जो कि बेकार बन गया था। तो चित्र किसका? नाक का। और पीनस भी किसका रोग है? नासा रोग का। इसको मिटा ही दूं, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, तो इसको याद रखना। नाक का चित्र बनाया था, हाथ से हमेशा याद रहते हैं, गंदा बन गया था, तो वैसे याद रख लेना। नेक्स्ट है, मेरे फिर ऊपर चला गया। इसके घटक हैं, तो हरित की चूर्ण जो है वो
64 पल हरित की चूर्ण 64 पल डला है, कुछ खास नहीं। नेक्स्ट, अगस्त्य हरित की, ये इम्पोर्टेंट है, ऊपर ही बता दिए कि कितने पल, कितनी हरितकियां लेनी है, कितने पल अगले से चाटनी है। ओके, इसमें बस वो ही इम्पोर्टेंट है, काश तो ये हो गया। ठीक, अब हाँ, अब देखो, अरे अगस्त्य हरित की है, इसमें अगस्त नहीं होता। और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे हम सिद्धार्थक, सिद्धार्थक स्नान पढ़ते हैं, सिद्धार्थक तेल पढ़ते हैं, उसमें सिद्धार्थक नहीं पढ़ा होता। ठीक, तक्करवटी पढ़ते हैं हम, उसमें तक्कर नहीं पढ़ा होता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो जैसे स्वर्ण वंग है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्वर्ण की मात्रा जो है वो 0% होती है। नॉर्मल 0 ही लगती है। अगर कोई दो फॉर्मूले हैं ना इसके भी, अगर वैसे करके कोई पूछ ले तब जो है वो 78% लगती है, बट नॉर्मली तो हम स्वर्ण वंग का भी 0% ही याद रखते हैं। तो अगस्त्य हरितकी में अगस्त नहीं होता, सिद्धार्थक तेल में सिद्धार्थक नहीं होता, तक्करवटी में तक्कर नहीं होता। ओके, ध्यान रखना। और भी थी बहुत चीजें, अभी माइंड में नहीं आ रही, आई तो बताऊंगी। उसके बाद है तारामंडूर। सबसे पहले तो देखो ये, बाकी हरित की पढ़ी तो पता चल जाएगा, ये अवलेह कल्पना के अंडर है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि तारामंडूर किस कल्पना के अंडर है बताया गया है। तो अवलेह तो कोई नहीं सोचेगा इसको, मंडूर है क्योंकि। तो याद रखना है इसमें ये कि ये तारामंडूर वाला, याद करने के लिए। बाकी तो पता चल जाएगा अवलेह के अंडर है। ठीक है, तो उधर मंडूर भी दे दिया था, मंडूर कोई कल्पना नहीं है, पर उसके मंडूर ऑप्शन भी था। मतलब ऐसे ऑप्शन बना दी थी, तो अवलेह भी था, तो अवलेह आंसर लगेगा। कि तारा मंडूर जो है वो अवलेह कल्पना के अंडर आता है। तो अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना हो, एक अच्छे से हाईलाइट करके चित्रक हरितकी वाला लिख दिया जो नाक वाला है, अगस्त्य हरितकी के बारे में लिख दिया अगर सिंगल अवलेह कल्पना पूछी हुई तो, और तारा मंडूर के बारे में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यूनिक है। देखो ये इधर हाईलाइट भी किया है, ये अवलेह कल्पना के अंदर आता है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। ओके, आगे इसमें कुछ नहीं याद रखना, रीड कर लेते हैं। इसमें जव्य है, चित्रक, विडंग, त्रिफला, त्रिकटु एक एक भाग पड़ा है, टोटल मिला के 9 भाग। मंडूर पड़ा है, गोमूत्र 2 गुना पड़ा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब है च्यवनप्राश। ठीक। रोग क्या है ये, रोगाधिकार किसने, रसायन चैप्टर में आता है ये। अब ये श्लोक की कोटेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कि गत रस्यो औषधनम तत् रसम, मतलब कि गत रस कल्पना, जो गत रस कल्पना है ना, गत रस कल्पना जो है वो हम क्वाथ या तो अवलेह इनके लिए यूज करते हैं। क्वाथ या तो अवलेह, ये इधर अवलेह के लिए यूज किया गया है। एक जो हम क्वाथ के लिए यूज करते हैं उसमें भी गतरस है, पर उसके श्लोक में जो वो स्थाली शब्द आता है, स्थाली। देखो ये तो इधर लिखा है, अगर नॉर्मली इतना ही पूछे गतरस से लेके ये यहाँ तक, और कोई भी मतलब ऐसे च्यवनप्राश ना दिया हो, तो ये अवलेह कल्पना के अंडर लगेगा। बट गतरस के साथ स्थाली करके भी श्लोक में आएगा, तब जो है वो क्वाथ लगेगा। अब क्वाथ क्या होता है, लिक्विड। अवलेह तो हम वो जुड़ा ही होता है एक दूसरे के साथ, उसको किसी भी मतलब कटोरी में भी डाल सकते हैं। थाली से याद रख लें, हमें थाली चाहिए, इतना अवलेह है, इतना गर्म गर्म होगा, ठंडा करके पियेंगे। जितनी खुली उसमें पात्र होगा उतनी जल्दी वो ठंडा होगा। तो जो है अवले सॉरी क्वाथ, उसके श्लोक में स्थाली शब्द आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसमें आंवले जो है वो 500 डले हैं। ठीक, कुल द्रव्यो 36, प्रक्षेप द्रव्यो इधर 7 लिखा है पर 6 कर लेना। अब इसको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि कई जगह पे जो क्वाथ द्रव्य है वो 37 दिए हैं, प्रक्षेप द्रव्य 7 दिए हैं। कई जगह पे 36 द्रव्य दिए हैं और 6 उसमें प्रक्षेप द्रव्य दिए हैं। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन देखा उसमें यही लगा है 6। आगे कुछ आएगा कभी तो चेंज करा देंगे, बट फिलहाल यही याद रखना। अब
मैम 6 याद रखें या 7 याद रखें? 36 द्रव्य के लिए प्रक्षेप द्रव्य 7 याद रखें या 6 याद रखें? अभी फिलहाल 6 ही याद रखना, क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चन देखे ना वहां पे 6 ही ओके लगा है आंसर। ठीक। ओके मैम। क्योंकि अब ओके मैम। क्वेश्चन में जो है वो देखो, जो क्वाथ द्रव्य है कुल जो है वो 37 भी लगा हुआ है, पर 37 नहीं है। उधर जो क्वेश्चन आया ना वहां पे 37 आंसर लगा है, पर 37 नहीं है, 36 ही है, ये मैंने बुक से देखा हुआ है। तो इधर 36 ही याद रखना। जो प्रक्षेप है ना, फिलहाल 6 याद रखना। अगर मान लो कि ऑप्शन में 6 ना दिया हो, उसके बाद तुम 7 लगा सकते हो, बट फिलहाल के लिए 6 ही याद रखना। ओके। नेक्स्ट है क्वाथ द्रव्य में अष्टवर्ग के 3 द्रव्य। देखो अष्टवर्ग मतलब 8 द्रव्य होते हैं, पता ही है, उसमें हम पढ़ते हैं ना जीवक ऋष्वक वो मामेता महामेता कोकोली क्षीर का कोली। ठीक है, रिद्धि वृद्धि। तो जो चरक जी हैं उन्होंने अष्टवर्ग वर्ग के 3 द्रव्य नहीं माने, और जो षाडंगर जी हैं उन्होंने अष्टवर्ग का एक द्रव्य नहीं माना। ध्यान रखना, चरक जी ने 3 द्रव्य नहीं माने। अब देखो जो बड़े बड़े, देखो मेदा महामेदा, तो मतलब महामेदा नहीं माना। काकोली क्षीर काकोली, मतलब क्षीर काकोली नहीं मानी। अब रिद्धि वृद्धि, मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें है ना वो नहीं आचार्य चरक जी ने मानी। ये याद करने का तरीका है कि क्या होता है मेदा महामेदा, ककोली क्षीर काकोली, रिद्धि वृद्धि। तो मतलब महामेदा, क्षीर काकोली और वृद्धि जो है वो चरक जी ने नहीं मानी। ओके। और जो षाडंगर जी हैं उन्होंने वृद्धि नहीं माना सिर्फ। ठीक। उसके बाद और एक और साथ में ऐड कर लो, भेषज्य रत्नावली। उन्होंने 8 के 8 जो भी है ना अष्टवर्ग में 8 के 8 द्रव्य माने हैं। उन्होंने 8 द्रव्य पूरे ही माने हैं। उसके बाद है इसकी फलश्रुति, इंपॉर्टेंट है। देखो इधर लिखा है ना, क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगानाम। एक ऐसा ही श्लोक हम महापैशाचिक घृत में भी पढ़ते हैं, चरक में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपने चरक की होगी तो वहां पढ़ा होगा। तो क्षत क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धानाम, उसके श्लोक में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये किस के लिए बताया गया है। उसमें महापिशाची घृत भी होगा, नवनीत भी होगा, क्योंकि नवनीत भी बालकों के लिए जो श्रेष्ठ माना गया है। च्यवनप्राश भी होगा, तो याद रखना है क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम। ठीक, उनके लिए क्या है, च्यवनप्राश के लिए ये चीज आई है। उसके बाद है मेधा स्मृति कांति, मेधाम स्मृति कांति प्रकर्ष बल इंद्रिय नाम। इसको देख लेना। अब इतना देख लेना, मेधा स्मृति कांति, क्योंकि भलातक का श्लोक आएगा उसमें भी मेधा स्मृति है, सिर्फ कांति वर्ड चेंज है। एक इंद्र रसायन आता है, चरक चिकित्सा में पढ़ते हैं ना उसको, रसायन चैप्टर में, रसायन के 3rd चैप्टर में है। ठीक है, उसमें भी मेधा स्मृति है, लास्ट वाला वर्ड जो वो चेंज होता है। तो ध्यान रखना है मेधा स्मृति कांति, ऐसे लगता है जो कांतिकारी लोग हैं वो जो है वो च्यवनप्राश का यूज करते हैं। ठीक। उसके बाद जो एग्जैक्ट टर्म है ना मैं तुम्हें कल लिखा दूंगी, मेरे दिमाग में भी खुद नहीं है वो, याद तो है बट क्लियर करके लिखा दूंगी। उसके बाद च्यवनप्राश के सेवन से वृद्ध पुरुष भी, ये तो ठीक है। अब क्वेश्चन में इसमें पूछा जाता है च्यवनप्राश की मात्रा। ठीक, तो वैसे तो अवलेह की मात्रा कितनी पड़ी है, देखो अब किसी की भी मात्रा पूछ ली। नॉर्मल अवलेह की मात्रा कितनी पड़ी हमने, 1 पल। ये जो अभी कौन सा पेपर था, विश्व आयुष परिषद वाला जो पेपर हुआ था, उसमें करंटली ये 24 का ही क्वेश्चन है, उसमें अवलेह की मात्रा पूछी थी। ठीक, तो उन्होंने जो है वो क्या था, 1 पल 4 तोला, ऐसे तोला में पूछी थी वो, पता नहीं पल में थी, तो ध्यान रखना। अब देखो इधर च्यवनप्राश है, अब ये सारी अवलेह कल्पना के अंडर बताई गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी मात्रा भी 1 पल होगी। पर जो च्यवनप्राश है उसकी मात्रा का आंसर मेनली क्या लगता है, ऐसी मात्रा जो खाने में अवरोध उत्पन्न ना करे,
ऐसा नहीं कि च्यवनप्राश इतना ज्यादा तुमने खा लिया कि खाना खाने का मन ही ना करे। तो आंसर क्या लगता है मात्रा में? देखो, अस्य मात्रा प्रयुंजित, मतलब ऐसे आता है जो अनुप्रोध अन्नम, ऐसे क्वेश्चन की एक ये कोटेशन आती है। इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो कि च्यवनप्राश की उतना ही ग्रहण करेंगे जो भोजन की मात्रा में क्या अवरोध उत्पन्न ना करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवलेय कल्पना। क्वेश्चन तुमसे कल पूछ लूंगी, आज मेरी खुद की नहीं तबीयत ठीक। तो आज अवलेय कल्पना कर लिया, अब कल हम जो है वो संधान कल्पना करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।